previous lecture we have covered distance matrix based approaches to genetic tree reconstruction. So we will not go in hyper detail, but हम लोग next में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है. एक्चुअली इन दिस, अगर आपको ये एकदम डिटेल में पढ़ना है ना, तो दिस इज फॉर योर हायर, मतलब आफ्टर एमएससी यू कैन गो फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है. जो आफ्टर एमएससी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू रीड इन डिटेल. ओके. Now, like in parsimony based approach for phylogenetic analysis or tree construction, इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्टेंस मेथड एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, जिसकी वजह से एक अप्रोच है फॉर ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है. ओके, ट्री कंस्ट्रक्शन का एक अप्रोच है. तो वैसे ही पार्सिमोनी बेस्ड भी अप्रोच है, और उसमें क्या हो रहा है कि पार्सिमोनी बेस्ड अप्रोच है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हेवीली रिलाई कर रहा है, मतलब एज एन उसमें एल्गोरिदम ऐसा है कि जो डिफाइन कर दे कि बायोलॉजिकल जो म्यूटेशन इवेंट है वो रेयर इवेंट है. मतलब क्या, वो अगर म्यूटेशन इवेंट होता है तो उसको नलिफाई कर सकता है, ठीक है. तो इसमें पार्सिमोनी इटसेल्फ मींस स्टिंजीनेस और चीपनेस. It refers to the fact that parsimony approaches attempt to minimize the mutation number of mutation within a phylogenetic tree, ठीक है. तो ये जो phylogenetic trees में म्यूटेशन अभी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था ना कि म्यूटेशन इतना इतना होता है पर मिलियन ऑफ ईयर्स, राइट, है ना, या पर जनरेशन इतने म्यूटेशंस होते हैं. तो वो क्या एक क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस कि इतना हो सकता है करके. बट ये जो पार्सिमोनी बेस्ड अप्रोच है ये रिवर्स में काम करता है. ये क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है नंबर ऑफ म्यूटेशंस विद इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो सीक्वेंस में सिमिलरिटी ज़्यादा मिले आपको, ठीक है. अगर म्यूटेशन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, सीक्वेंस में डिससिमिलरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, या वेरिएशन ज़्यादा रहेगा. बट पार्सिमोनी बेस्ड अप्रोच में उनका जो एल्गोरिदम है या जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा ट्रीज बनाना, तो वो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि म्यूटेशन, मतलब उसका आउटकम क्या कि देयर इज अ मिनिमम नंबर ऑफ म्यूटेशन, मतलब मिनिमाइज किया, म्यूटेशंस को मिनिमाइज किया ताकि जो आपको दो सीक्वेंसेस है, क्वेरी सीक्वेंसेस है एंड जो रेफरेंस सीक्वेंसेस है वो ज़्यादातर मैच करे, ठीक है. And they should be placed closely. Okay. और पार्सिमोनी बेस्ड अप्रोच से आपको उससे क्या होगा, आप जितना कम वेरिएशन रहेगा उतना आपको ट्री काफ़ी मिल सकता है, मतलब अच्छे से मिल सकता है, ठीक है. बट जो हम लोग ट्री प्रोडक्शन का देख रहे हैं, ट्री रिकन्स्ट्रक्शन का देख रहे हैं, फाइलोजेनेटेड ट्री रिकन्स्ट्रक्शन का, तो उसमें क्या बोलते हैं, तीनों का जो अप्रोच है, चाहे डिस्टेंस मेथड हो, चाहे पार्सिमोनी बेस्ड मेथड हो, चाहे मैक्सिमम लाइक्लीहुड हो, तीनों का डिफरेंट अप्रोच है. और अगर आप एक ही सीक्वेंस को और रेफरेंसेस सीक्वेंस को और क्वेरी सीक्वेंस को, जो आपने क्वेरी सीक्वेंस मतलब मैंने जो जैसे मेरे ऑर्गेनिज्म मिला और मैंने उसको सीक्वेंस किया, उसको डेटा मिला और उसको मैंने ब्लास्ट सर्च किया, राइट. एंड देन फिर दोनों सीक्वेंसेस जो मिले, रेफरेंस सीक्वेंस जो डेटाबेस से मिला, तो उन दोनों को जब मैं कंपेयर करूँगा और तीनों अगर मेथड यूटिलाइज करो, डिस्टेंस मेथड, पार्सिमोनी बेस्ड मेथड या मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, मेरे को ट्री रिकंस्ट्रक्टेड अलग अलग ट्री मिलेंगे क्योंकि तीनों के अप्रोचेस अलग अलग है, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर यूज कि आपका बेसिक क्या करना चाहते हो, ठीक है. मतलब आपको म्यूटेशंस कम करने हैं, एवोल्यूशन मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ब्ला ब्ला, तो उस हिसाब से रहेगा, ठीक है. इसमें भी बोला गया कि बेस्ट ट्री मिल जाएगा आपको मैक्सिमम पार्सिमोनी से, ठीक है. अभी ये एकदम हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे कि कैसा क्या हो रहा है, ठीक है. सो वी कैन स्किप दिस. एक्चुअली इन प्रीवियस ईयर आई हैव स्किप्ड एवरीथिंग, ठीक है. ओके. सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में आ जाते हैं हम लोग. तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में क्या पता है
कि इट रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिव एंड प्योर स्टैटिस्टिकल बेस्ड मेथड ऑफ फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या बोला, फाइलोजेनेटिक, ये स्टैटिस्टिकल मेथड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, ठीक है, ठीक है। एंड इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन है उसको भी इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। कैसे? हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ये दो टाइप की म्यूटेशन है, ओके। एंड अगर आप मैंने आई थिंक एक बार मेंशन किया कि ट्रांजिशन म्यूटेशन का जो रेट है इन कंपैरिजन टू ट्रांसवर्जन म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, तो ट्रांजिशन म्यूटेशन की हाई है, ठीक है, एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की सॉरी लो है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, एक मिनट में इसमें आ जाता हूँ, ओके। सो इसमें ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, ठीक है। तो ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, अगर 3 ट्रांजिशन म्यूटेशन हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में एक ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। अभी ये ध्यान दो कि सी कैन बी इजीली चेंज टू टी, बट अगर टी से ए में चेंज होना है तो इट इज़ अ रेयर इवेंट, ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है वो रेयर इवेंट है, तो 3:1 का रेशियो आता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन 3 बार होगा तो एक बार हो सकता है कि ट्रांसवर्जन हो, ये रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये होने की जो प्रोबेबिलिटी इट इज़ मोर हाई देन इन कंपैरिजन टू दिस। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंसेस है, ठीक है, ओके, एंड इसमें खाली एक एक में ही सी है और बाकी सारे मैचेस कर रहे हैं, और ये एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग क्या बोलोगे, कौन सा सीक्वेंस ज़्यादा क्लोज रहेगा, कौन सा सीक्वेंस इट इज़ अनरिलेटेड? तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि सी दोनों पिरिमिडिन है, राइट, है ना, एंड सी टू टी म्यूटेशन ट्रांजिशन म्यूटेशन है, मतलब दीज सीक्वेंस आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है इट इज डिस्टिंक्टली रिलेटेड। समझ रहे हो, ऊपर से जरा बता दूं मुझे। देखो, ट्रांजिशन म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये सीक्वेंस है इट इज़ क्लोजली रिलेटेड क्योंकि ये ट्रांजिशन म्यूटेशन हुआ है, बट ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होने की चांसेस काफ़ी कम है, 1:3 है ना। अगर मैं बोलूँ, सॉरी, अगर ट्रांजिशन बोलूँ तो 3 है और ट्रांसवर्जन 1 हो सकता है। तो फॉर एवरी 4 म्यूटेशन 1 म्यूटेशन वुड बी ट्रांसवर्जन एंड 3 म्यूटेशन विल बी ट्रांजिशन, ठीक है, ठीक है। सो ये 1:3 का रेशियो हो जाता है, या 3:1 का रेशियो बोल सकता है ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन। ओके, सो इसमें तो मैं क्या करूँगा, जो ऑर्गेनिज्म में ट्रांजिशन म्यूटेशन है आई विल प्लेस इट क्लोजर, एंड जो ट्रांसवर्जन है उनको थोड़ा मैं दूर रखूंगा, तो मतलब एज एन ये एल्गोरिदम, मतलब ये डिज़ाइन किया गया वैसा। समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। हेलो स्टूडेंट्स। ओके, ओके, इधर आगे जाएगा, ओके। तो इसमें क्या लिखे, विद दिस अप्रोच प्रोबेबिलिटी आर कंसिडर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन। तो सबकी ईच एंड इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड की सब्सटीट्यूशन की प्रोबेबिलिटी देखी जाती और उस हिसाब से अलाइनमेंट किया जाता है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया ट्रांजिशन जो है ऑब्जर्व किया गया 3 टाइम्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ठीक है। तो अगर 3 वे अलाइनमेंट है तो उसमें अगर एक सी है, एक टी है और एक ए है, तो अब मैं क्या करूँ, तो जो सॉफ्टवेयर है वो बोल देगा कि सी एंड टी को मैं एक ही ग्रुप में रखता हूँ और ए वाले को दूसरे ग्रुप में रखता हूँ, क्योंकि वो प्यूरिन है और ये सी एंड टी पिरामिडिन है, ठीक है। तो सी एंड टी आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू अदर देन विथ सीक्वेंस ए, ठीक है, क्योंकि सी एंड टी ट्रांजिशन म्यूटेशन होता है, सी टू सी या टी और ए टू ए इज अ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ठीक है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि जो जो सीक्वेंसेस के पास सी या टी है तो उनके एंसेस्टर कॉमन है,
इन कंपैरिजन टू जो अगर ए है तो उनके हो सकते हैं एंसेस्टर थोड़े मतलब दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड। ठीक है। सो ये फॉर ईच एंड एवरी साइट के लिए किया जाता है, तो क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ईच एंड एवरी साइट के लिए किया जा रहा है। तो अभी सोचो अगर 1500 बेस पेयर है तो उसके लिए कितने सारे कैलकुलेशंस सॉफ्टवेयर को कैरी आउट करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। एंड अगर सीक्वेंसेस जैसे मेटाजीनोम एनालिसिस है तो वो क्या होता है लैक्स ऑफ बेस पेयर्स हो सकते हैं, तो वो कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल इंटेंसिव है, मतलब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, इसलिए सर्वर्स का यूज़ किया जाता है। तो उधर या क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आपको आपका कंप्यूटर हैंग ना हो, बाकी जो प्रोसेसिंग है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में हो जाएगा। ठीक है। ओके। सो हम लोग इधर तक रुक जाते हैं। और एक बूट स्ट्रैपिंग है, ये आपको एडिशनल इसके लिए, ठीक है, एडिशनल नॉलेज के लिए बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है। तो बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है, जैसे हम लोगों के पास कितने अगर 1500 सीक्वेंसेस है, ठीक है। ओके। जैसे सॉरी, तो आपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल इधर 2 टेक्सास कंपेयर करने की कोशिश की तो एक रूटेड ट्री मिलेगा। हम लोग रूटेड ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें आउट ग्रुप भी डाल सकते हैं, अगर अनरूटेड ट्री रहेगा तो उसमें आउट ग्रुप। बट अगर हम लोग 10 या 20 या 30 डिफरेंट टैक्सास या सीक्वेंसेस से काम कर रहे हैं तो इतना सारे रूटेड ट्रीज के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। इतने सारे रूटेड ट्रीज के पॉसिबिलिटीज है, बट उतना कंप्यूटिंग पावर करते करते ये जन्म ले लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर में बूटस्ट्रैप करते हैं, बूटस्ट्रैप एज इन ये क्या। हेलो। पॉलिटिक्स मत खेल भाई। सर लेफ्ट हुए क्या? हाँ सर का कंप्यूटर बंद हो गया।
Okay, can you hear me? Students? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, thank God. So I don't know क्या हुआ, पीसी अपने आप बंद हो गया, शट डाउन दिखा रहा है बस. आई थिंक हैक हुआ रहेगा. ओके, चेक करना पड़ेगा मुझे भी. ओके, सो आई वाज टेलिंग अबाउट बूटस्ट्रैपिंग. तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है कि आप आपके पास फॉर एग्जांपल 15 सीक्वेंसेस है, 30 सीक्वेंसेस है. ओके, and you want to construct a tree. Okay, so you want to construct a tree. अभी इतना बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, and आपका क्या हो जाएगा कि जो रूटेड ट्री है वो इतना काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप अगर रूटेड ट्री का ही देखो तो कितने सारे ट्रीज जनरेट हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है कि वी इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर नो टू गिव जो सब जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसको ही उतने ही ट्री रिकंस्ट्रक्ट करे, और उसमें से भी एक हम लोग को ट्री दे दे. ठीक है, जो बेस्ट ट्री है, जो बेस्ट फिट, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसको बोलते हैं उसको एज अ आउटपुट दे. ठीक है, दैट वुड बी योर फाइनल डेटा. तो उसमें आप 500 डाल सकते हो, 1000 डाल सकते हो, 2000 डाल सकते हो, 10,000 तक भी डाल सकते हो, और डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको कितना बूटस्ट्रैपिंग करना है. तो 1000 टाइम्स सॉफ्टवेयर ट्राई करेगा बेस्ट पॉसिबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का, कि कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा फिट होता है. ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग वही होता है, कितना 1000 टाइम्स सॉफ्टवेयर ट्री रिकंस्ट्रक्ट करेगा बाय यूजिंग दैट अप्रोच, और 500 टाइम्स यूजिंग सेम अप्रोच. ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है चेंज हो जाए हर एक ट्री की. मतलब एवरी टाइम ये ट्री कंस्ट्रक्ट, तो उसको प्रोबेबिलिटी चेक करना पड़ता है कि सीक्वेंसेस कौन से सिमिलर है, कौन से डिसिमिलर. ठीक है, समझा ऊपर से क्या? तो खाली बूटस्ट्रैपिंग समझो कि कितने टाइम सॉफ्टवेयर रिपीट करेगा ट्री रिकंस्ट्रक्ट, मतलब कितने टाइम सॉफ्टवेयर विल रिकंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर ट्री विद यूजिंग पर्टिकुलर सीक्वेंसेस. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सीक्वेंसेस रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ट्री इट इज़ मोर. ठीक है, तो यू कैन रिस्ट्रेन इट, एंड यू कैन टेल सॉफ्टवेयर कि आई हैव टू बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ही ट्रीज लो, उसमें से भी 1000 टाइम आप रिकंस्ट्रक्ट करो एक पर्टिकुलर ट्री को. ठीक है, सो एवरी टाइम डिफरेंट ट्री विल बी रिकंस्ट्रक्टेड इन 1000 टाइम्स. ठीक है, और जो बेस्ट फिट रहेगा वही आपको आउटपुट दिया जाएगा. ठीक है, यू डोंट हैव टू देन इंटरफेयर. सो होपफुली तुमको समझ में आया. यस. ओके, बाकी लोग सो रहे. ओके, ठीक है. अभी वी हैव टू कंप्लीट दिस पोर्शन ऑल्सो. सो मैं दूसरे पीपीटी में जाता हूँ. दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर टॉप मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, और ये आप लोगों ने बताया नहीं था, किसी ने बताया नहीं है, बट ये आता है. ठीक है, तो इसमें जो कुछ फोर्सेस है, हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे. एंड ये इससे मेंडेलियन जेनेटिक्स से ज़्यादातर रिलेटेड है. तो इसके ऊपर क्वेश्चंस 5 मार्क्स के तो नहीं आएंगे, बट 1 और 2 मार्क्स के आ सकते हैं. सो यू हैव टू बी थोड़ा सा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, ओके. जो मैंने अभी पढ़ा है, जो अप्रोचेस पढ़ा है ना अभी फाइलोजेनेटिक ट्रीज के, उसको आप अगर चाहिए तो स्किप कर सकते हो. आई विल नॉट बी पुटिंग क्वेश्चंस ऑन देम, बट इट इज़ फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. ओके, सो थोड़ा एंजॉय कर लेना. ओके, चलो आगे चलते हैं. व्हाट इज़ कंप्लीट डोमिनेंस? तो जो आपने मेंडेलियन लॉज पढ़े, राइट, है ना, 3 लॉज ऑफ मेंडल्स. तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर एक
टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट अगर दोनों को हाइब्रिडाइज करते तो जो प्रोजेनी मिलती है दैट वुड बी टॉल, राइट? क्यों टॉल है? क्योंकि जो टॉल प्लांट का जो जीन है इट इज गेनिंग और इट इज कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर रिसेसिव काइंड। ठीक है, ध्यान से सुनो कि जो टॉल प्लांट है वो रिसेसिव जो या डॉर्फ प्लांट के जो जीन है उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या बोला है, वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट टू अनदर एलील। ठीक है, और जो फिनोटाइप रहेगा ऑब्वियसली वो डोमिनेंट एलील का ही रहेगा अगर हेट्रोजाइगोट्स में रहेगा तो। और अरे यार, ओके, एंड अगर होमोजाइगस फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली जो भी एलील रहेगा उसका फिनोटाइप कैरेक्टर है वो दिखेगा। जैसे रिसेसिव फिनोटाइप है उसमें खाली आपको रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव के फिनोटाइप दिख सकते हैं। जैसे इधर एग्जांपल दिया स्मूथ सीड एंड रिंकल सीड का क्रॉस की है तो F1 जनरेशन में आपको पूरा का पूरा स्मूथ सीड ही मिला। ठीक है, ओके, सो ये आता है कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, ये जो आपने काफ़ी 12th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा रहेगा, 11th-12th स्टैंडर्ड से। ओके, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बेस्ट एग्जांपल्स इधर आते हैं। और आपने रोज देखा रहेगा, रोज रेड रोज देखा रहेगा। देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज पिंक रोज। ठीक है, वाइट रोज सुना है क्या किसी ने? होता है वाइट रोज? यस, यस सर। होता है ना। सो ये देखो, रेड रोज एंड वाइट रोज का क्रॉस करेंगे तब उसका पिंक रोज मिलता है। ठीक है, पिंक रोज मिलता है। सो आई डोंट नो अबाउट दिस रोसेस। ठीक है, सो खाली theoretically पता। ओके, सो दिस कम्स अंडर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब जब एक डोमिनेंट एलील जो दोनों डिफरेंट एलील एक साथ आते हैं तो ऐसा नहीं है, वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता एक एलील, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मतलब एक जो फिनोटाइप है वो दूसरे फिनोटाइप को ओवरटेक नहीं करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा, दोनों जो फिनोटाइप का जो है वो पूरा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे ये रेड कलर है और ये वाइट कलर है, तो अगर आप देखोगे तो दोनों कलर मर्ज हो चुके और ये पिंक कलर है इस तरह। ठीक है, जो ओके, सो इनकम्प्लीट, वन एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट टू अनदर। और फिनोटाइप क्या है, दोनों का इंटरमीडिएट है। ठीक है, ओके, वैसे चिकन्स का भी दिखाया है, चिकन का एंड हॉर्सेस का भी बताया। तो अगर आप हॉर्स देखोगे तो ये चेस्टनट ब्राउन कलर है और ये वाइट हॉर्स है। इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑब्वियसली मेटिंग हुआ तो आपको नेक्स्ट जनरेशन ऐसे लाइट ब्राउन कलर का मिलेगा। ठीक है, ओके, वैसे ही फ्लावर का रेड और ये वाइट है, तो आपको जो इधर मिलेगा इट इज़ ऑफ जितने भी आपको प्रोसेस मिलेंगे वुड भी जो जिधर भी RW रहेगा वो ऑब्वियसली, तो आपको इधर पिंक कलरिश फ्लावर्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है अच्छा, इधर ये भी दिखा रहेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये देखो, अगर जीनोटाइप है तो ये आपको कलर मिलेगा चेस्टनट कलर। इसमें भी वेरिएशंस मिल सकते हैं इधर नीचे। चिकन का भी बता रखा है, जैसे ब्लैक कलर के चिकन्स रहते हैं, होपफुली आपने देखा रहेगा, एकदम डार्क ब्लैक। और वाइट कलर के चिकन्स तो आपने देखे होंगे होपफुली। तो इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होता है तो आपको ग्रेइश कलर के चिकन मिलेंगे। ठीक है, ओके, एंड अगर ग्रेइश कलर के चिकन में क्रॉस आता है तो आपको ब्लैक, वाइट और दो आपको ग्रे कलर के मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, होपफुली समझ में आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। यस सर, समझा। यस, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का इंटरमीडिएट है, कलर का इंटरमीडिएट। ठीक है, ओके, इसके लिए आप बुक्स यूटिलाइज कर सकते हैं, आई जेनेटिक्स में शायद रहेगा या बेंजामिन पियर्स देख सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट आते
इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, अभी को डोमिनेंस। सो को डोमिनेंस कहीं सुना है आपने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, दोनों के जो फिनोटाइप है, वो जो कलर कोड है वो मर्ज हो रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट आ रहा है। को डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों अलील डोमिनेट करते हैं। ध्यान से सुनो, दोनों अगर दो डिफरेंट अलील आते हैं तो दोनों अलील डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड सिस्टम, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं इधर एग्जांपल देता हूँ, फादर से अगर A आता है, ठीक है, एंड मदर से B आता है, ओके, एक काम B, ओके। सो ये आपको जो भी इनके प्रोजेनीज रहेंगे इसमें इसमें दोनों भी रहेंगे, ठीक है, AB, ठीक है। अगर इधर O रहता फॉर एग्जांपल, तो इधर BO दिखता। ऑब्वियसली B इज डोमिनेंट ओवर O, ओके, H अलील तो बी डोमिनेंट, ये भी अलील रहेगा, ये भी इसका एंटीजन नहीं रहता है, ठीक, ओके। और अगर ये AO भी बन सकता है, एंड इन 1/4 ऑफ प्रोजेनी साइज आपको O भी मिल सकता है, ओके। सो ये तुमको जो ऐसे क्या बोलते हैं, प्रोजेनी निकालने के लिए, या जैसे हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस किया था, ये भी हायर एग्जामिनेशंस में आते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, दोनों दोनों एंटीजेंस, जैसे ABO सिस्टम में दोनों एंटीजेंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल कलर कोड का भी देख लेते हैं, तो एक एक जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इधर देखा था ब्लैक कलर चिकन एंड वाइट कलर चिकन, ठीक है। तो अगर दोनों एक्सप्रेस होते हैं तो कलर क्या क्या आएगा, कोई बता सकता है? कोडोमिनेंस में कलर क्या आएगा? यस, इधर कलर मर्ज नहीं हो रहा है कोडोमिनेंस में, इधर आपको दोनों कलर दिखेंगे। और कैसे कलर दिखेंगे दोनों कलर, ये ऐसा कलर में दिखेगा, यस, दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्पेकल्ड चिकन्स दिखेंगे, स्पेकल्स होते हैं ना, ओके, स्पेकल्ड चिकन्स में मिलेंगे। तो ब्लैक भी दिख रहा है, वाइट भी दिख रहा है, दोनों कलर दिख रहा है, मर्ज नहीं हो रहा, ठीक है, गेटिंग इट, ओके, ठीक है। वन ऑफ द इज ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, और ये सिकल सेल एनीमिया के लिए भी होता है। तो ये ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये तुमको इजी है, ए अगर A पेरेंट है, B पेरेंट है, तो ये मैंने बता दिया, ये O ग्रुप मिलेगा, एक AO मिलेगा, एक BO मिलेगा, और एक AB मिलेगा, ठीक, ठीक है, ओके। सिकल सेल एनीमिया का एक्चुअली एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है, मतलब एज एन हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका में ये देखा गया कि काफ़ी सारे रिसर्च एग्री ऑन दिस हाइपोथेसिस कि जो अफ्रीका में क्योंकि ये जो डोमिनेट सिकल सेल एनीमिया, इट इज़ वेरी मच डोमिनेंट इन अफ्रीका एंड इन साउथ एशिया। अच्छा, क्यों देखा गया? क्योंकि इधर क्या होते हैं, मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड मलेरिया किसके वजह से होता है? आपका मच्छर काटने की वजह से होता है, और जो पैरासाइट दे कैरी वो RBC पे अटैक करता है, ठीक है। तो एक तरह का जो हेट्रोजाइगस आपका, एक मिनट में इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। हेट्रोजाइगस जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये देखो, ये सिकल्ड शेप है, तो इसमें जो RBC का जो लाइफ स्पैन है, इट इज़ 30 डेज, ठीक है, आई थिंक उससे भी कम है। और अगर हम लोग नॉर्मल ब्लड का देखेंगे तो इट इज़ 120 डेज, ठीक है। नोट डाउन कर रहे हो कोई? इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपको आते हैं आफ्टर आफ्टर योर MSc, ओके। सो ये क्या है, 120 डेज RBC का लाइफ स्पैन है, इसका 30 डेज है, मतलब जो भी पेशेंट रहता है वो उसको अनेमिक फील होता है, ठीक है, अनीमिया। बट अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में रहेगा तो कुछ
part of RBCs can convert into sickle cell shape in अंडर स्ट्रेस कंडीशन. अंडर स्ट्रेस कंडीशन मतलब क्या, कुछ ही हो रहे, सब नहीं हो रहे. तो जब इसमें क्या बोला था कि इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्यों बोला है, जब फॉर एग्जांपल मलेरिया के पैरासाइट्स आते हैं तो दे डोंट अटैक सिकल शेप आरबीसीज. ठीक है, सिकल शेप आरबीसीज को अटैक नहीं कर पाते वो लोग. तो क्या होता है, देयर सो दीज इंडिविजुअल्स आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया बेसिकली. ठीक है, तो एक तरफ का हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर हैव एन इवोल्यूशनरी एडवांटेज अफ्रीका में, क्योंकि उधर मच्छर काफ़ी ज़्यादा है. ऑब्वियसली साउथ एशियन कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा, इंक्लूडिंग इंडिया. जब तक क्लीनलीनेस रखोगे, नहीं रखोगे, तब तक आपको होता ही रहेगा. ठीक है, तो इसमें भी आपको ए बी सिस्टम दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इसमें ओके, ये ए है, ये ए बी है और ये बी भी है. ठीक है, मतलब आप समझ गए हेट्रोजाइगस. तो ये एच बी एस है इधर. ठीक है, और आप ये इसको इसमें से प्रोटीन निकाल के इसको इलेक्ट्रोब्लॉट भी कर सकते हो, या जीन निकाल के इसको इलेक्ट्रोब्लॉट कर सकते हो, पता चल जाएगा. ठीक है, ओके. सो अभी हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, वो भी चेक करना इंपॉर्टेंट है. एट जेनेटिक लेवल क्या हो रहा है. ठीक है, तो जेनेटिक लेवल में क्या हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है, इधर आ जाते हैं हम लोग. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉल का एलील है एंड ये डॉर्फ का एलील है. एलील बोला तो मतलब ये बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मैं खाली अभी सिंगल स्टैंड से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, तो ये समझो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, ओके, जैसे ये टॉल है एंड दिस इज डॉर्फ, ऑब्वियसली दिस इज डोमिनेंट. कैसे पता चल रहा है, तो डोमिनेंस कैसे दिखाता है ये जीन, तो ये क्या कर सकता है, इसका जो जेनेटिक प्रोडक्ट है, टॉल जीन का जेनेटिक प्रोडक्ट है, इट इज़ इनफ फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट फिनोटाइप. ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है कि डोमिनेंस भी दिखाए और प्लांट का जो है क्या बोलते हैं, फिनोटाइप डिक्टेट करे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल देता हूँ 100 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, 100% भी बोल सकता हूँ, सिंपल. तो 100% अगर ये एक्सप्रेस भी होता है, ठीक है, तो इट इज़ इनफ फॉर फिनोटाइप और डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए. ठीक है, ये एक हो सकता है, या दूसरा फैक्टर हो सकता है, कि जो इसका एक्सप्रेशन रेट है, ओके, ये जीन का एक्सप्रेशन रेट है, इट इज़ हाई, क्योंकि ये अगर दोनों एलील्स रहेंगे तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन रेट हाई रहेगा. बट इसका क्या होगा, इसका क्या बोल रहे हैं, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन जो टॉल जीन है, एग्जांपल दे रहा हूँ, डोमिनेंट जीन है जो भी है, तो इसका जो एक्सप्रेशन रेट है वो इट वुड बी मल्टीफोल्ड मतलब इससे ये दोनों मिला के 2 टाइम्स ज़्यादा रहेगा. तो मतलब इट विल बी प्रोड्यूसिंग 200%. ठीक है, 200%. तो क्या होगा, फिनोटाइप आपका पूरा का पूरा डोमिनेट करेगा इसके ऊपर. ठीक है, क्योंकि ये जीन भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, बट अगर ये 200 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में एक्सप्रेस कर रहा है तो ये इसका फिनोटाइप दिखेगा, इसका फिनोटाइप नहीं दिखेगा. ठीक है, डॉर्फ का फिनोटाइप नहीं दिखेगा, टॉल का दिखेगा. और पहला जैसे मैंने बताया कि इतना मॉलिक्यूल इज इनफ फॉर फिनोटाइप टू बी, मतलब ये प्लांट का फिनोटाइप डिसाइड करने के लिए, एंड ये काफ़ी हो जाता. ओके, समझ रहे कि ऊपर से ज़रा बता दो मुझे. ऊपर से जा रहा है तो रिपीट बोल दो. एक ही बंदे ने आंसर. ओके, समझ रहे हैं ना पक्का. ओके, सो 2 हाइपोथेसिस है. एक तो आपका जितना जीन प्रोडक्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इट इज़ इनफ
फॉर जो फिनोटाइप दिखाने के लिए, या ये जीन एक्सप्रेशन शुड बी ट्वाइस, इसके स्पीड एक्सप्रेशन रेट शुड बी ट्वाइस इन कंपैरिजन टू रिसेसिव अलील। तो ये क्या करेगा फिर, देन इट विल डोमिनेट। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है तो ऑब्वियसली ये डोमिनेट करने करेगा ही करेगा। ठीक है, ठीक है। सो इधर जो मैंने बोला अप रेगुलेटेड, मतलब क्या हो रहा है, इधर एक्सप्रेशन रेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन और डोमिनेंट इन अलील इन हेट्रोजाइगोट इज अप रेगुलेटेड, मतलब ट्वाइस द अमाउंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया फर्स्ट में, हाफ द अमाउंट ऑफ जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय होमोजाइगोट इज सफिशिएंट इन हैप्लोसफिशिएंट। मतलब इसमें होमोजाइगोट्स में भी अगर देखो तो अगर एक जीन भी एक्सप्रेस होता है तो इट इज़ इनफ फॉर फिनोटाइप। ठीक है, या दोनों भी 50% भी बना रहे, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ओके, अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि जो होमोजाइगोट्स है वो 2 डोजेस बना रहे हैं। ओके, ध्यान से देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, अगर होमोजाइगोट्स देखो, है ना, होमोजाइगोट्स देखो तो ये दोनों भी सेम जीन है। ठीक है, ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है। ठीक है, तो ये भी 100% दे रहे, सॉरी अगर मैं ये बोलूँ, ये 50% दे रहा है। ओके, ये 50% दे रहा है। ओके, ये 100%, दोनों मिला के क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो ये इसका जो कलर रहेगा वो रेड रहेगा। ठीक है, बट अगर सेम चीज़ आप वाइट फ्लावर में देखो, ठीक है, मैं वाइट फ्लावर को ब्लू से रिप्रेजेंट करूँ। ओके, वाइट फ्लावर, तो होमोजाइगोट्स में भी ये 50% जेनेटिक प्रोडक्ट्स बना रहा है, ये भी 50% बना रहा है। ओके, तो इसका जो एंड रिजल्ट रहेगा वो वाइट कलर रहेगा। ठीक है, बट अगर तुम देखो कि हेट्रोजाइगोट्स का देखो, तो हेट्रोजाइगोट्स में क्या हो रहा है, दोनों एलील है, रेड और वाइट है। ठीक है, और ये 50% बना रहा है, और ये भी वाइट वाला भी 50% बना रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे इनके जो है प्रोडक्ट मर्ज हो चुके हैं, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद 2 डोजेस। होमोजाइगोट्स में 2 एलील है तो 2 टाइम्स जनरेट होगा जेनेटिक प्रोडक्ट। हेट्रोजाइगोट्स में क्या, 1 डोज है क्योंकि एक जीन है। समझ रहे हो ऊपर से जरा, तो जैसे मैंने इधर बताया, इधर 2 जीन है। ठीक है, ये जीन है, ये भी जीन है। ठीक है, तो कितना डोज बन रहा है, एक जीन से एक प्रोटीन, एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, इससे भी एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, मतलब क्या हो गया, 2 डोजेस। ठीक है, ओके, ये भी एक जीन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एक जेनेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 2 डोजेस हो गए। ठीक है, बट इधर हेट्रोजाइगोट्स में क्या हो गया, ये एक डोज इसका प्रोड्यूस कर रहा है और एक डोज वाइट वाला प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इधर आपको ये अलग है, दोनों भी अलग है। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर उसमें आएगा। ठीक है, तो कंबाइंड फिनोटाइप मिलेगा। ठीक है, कंबाइंड फिनोटाइप मिलेगा। ओके, सो ये अगर तुम लोग को राइट में दिख रहा है, फ्लावर है, डोमिनेंट, रिसेसिव, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये को डोमिनेंट। ठीक है, इसमें पिंक और वाइट दोनों भी कलर। ओके, सिकल सेल एनीमिया का रिपीट हो चुका है। नाउ व्हाट इज ओवर डोमिनेंस। ओके, ओवर डोमिनेंस क्या हो गया, हम लोगों ने देखा कंप्लीटली डोमिनेंट, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट, ये 3 चीज़ें देखी। ओवर डोमिनेंस क्या होता है, तो ओवर डोमिनेंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल इधर बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, देखो, over dominance is the interaction between 2 genes that are alleles and result in heterozygous individual being superior to either homozygous। तो इसमें जो ओवर डोमिनेंस में जो ईच पेरेंट एक एक अलील ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल इधर का है, बहुत अच्छा एग्जांपल है।
ये रैबिट का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो A1 जीन है, ठीक है, एंड इधर A2 जीन है, ठीक है। ये दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके इसमें क्या होगा, ये एक्चुअली एंटीजेंस बना रहा है, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली एंटीजन के लिए जीन्स है और ये दूसरे एंटीजन के लिए जीन। ध्यान से सुन रहे हो, ये A1 एंटीजन बनाता है, ये A2 एंटीजन बनाता है, ठीक है। और अगर उनके प्रोजेनीज, अगर मैंने दोनों होमोजाइगस क्या बोलते हैं, दोनों होमोजाइगस को क्रॉस किया, ठीक है, तो तुम इसमें क्या मिलेगा, जो प्रोजेनी क्या मिलेगा, A1 एंड A2, मतलब ये प्रोजेनी A1 एंटीजन भी बनाएगा और A2 एंटीजन भी बनाएगा। ये एक्चुअली रैबिट का एग्जांपल, ठीक है। बट एडिशनली, ध्यान से सुनो, एडिशनली क्या होगा, ये A3 एंटीजन भी बनाएगा। ध्यान से सुन रहे हो, मदर एंड फादर के पास A3 एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो प्रोजेनी में A1 भी बन रहा है, A2 एंटीजन भी बन रहा है और एडिशनली A3 एंटीजन बन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवर डोमिनेंस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना जिसकी वजह से दिस इज मच मोर पावरफुल देन देयर एंसेस्टर्स, ठीक है। तो इसमें इसका ही एग्जांपल था ब्लड ब्लड टाइप ऑफ रैबिट्स का, ठीक है। A1 है, A2 है, एंड जो जीनोटाइप A1 एंड A2 है, ठीक है। तो ये जो जीनोटाइप A1 एंड A2 है, नॉट ओनली प्रोड्यूसेस एंटीजन एंड एंटीजन 2 बट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटीजन 3, ठीक है। रैबिट का ब्लड टाइप एंटीजन 3, ओके। तो ओवर डोमिनेंस जो होता है उस वो इफेक्ट करता है फिटनेस एंड विगर को। फिटनेस मतलब ओवरऑल हेल्थ, विगर इज बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए, ठीक है। यस, समझा ये ओवर डोमिनेंस का फंडा, समझा कि ऊपर से Yes. ओके। बाकी लोग, यस सर। ओके इसमें से एक आ सकता है पूछने के लिए, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए कह सकता है। डिफाइन ओवर डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, वो चेक कर लेना। तो आई थिंक ये तुम लोगों को पता है, इतनी बार पढ़ा दिया रैंडम जनरेटेड ड्रिफ्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ये आई थिंक रिपीटेड है। और ओके, सो रोल ऑफ जनरेटेड ड्रिफ्ट इन इवोल्यूशन, इसके बारे में ये आ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इधर आप ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो। ये मैंने पीपीटी आप लोगों को मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के साथ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन 1 करके भेजा था, तो वही है, ठीक है। तो इसमें आप इधर देख सकते हो, इधर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन 1 है, तो ये ऑलरेडी आपके गूगल ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज के ऊपर भी आ सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है। एन ई इज इक्वल टू 4 इंटू एन एफ इंटू एन एम डिवाइडेड बाई एन एफ प्लस एन एम, ठीक है। ये हम लोगों ने किया था। बॉटल नेक आप लोगों को पता है व्हाट इज बॉटल नेक, ठीक है, जनरेटेड ड्रिफ्ट में आता है, ओके। फाउंडर इफेक्ट भी आता है, सबको पता है, इजी दे रखा है इधर, रेड एंड येलो कलर के, बट रेड वाला आइलैंड में जाता है, उसने उधर अपने पॉपुलेशन किया, तो ये अभी रेड कलर का ही डोमिनेट कर, ठीक। अच्छा, ये जेनेटेड ड्रिफ्ट वर्सेस नेचुरल सिलेक्शन, ये डिफरेंस बिटवीन के लिए आ सकता है एंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ओके। सो ये मैं दे रहा हूँ, रैंडम प्रोसेस नॉन रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। ये तो ये इधर से आप पढ़ सकते हो, इतना पॉइंट्स भी काफ़ी है। तो अगर ये 1 पॉइंट भी देखो तो ये 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मार्क्स के लिए, मतलब एज इन ऑब्वियसली आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना है, तो आप ये सारे भी लिख दोगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सर, यस बोलो। कैन यू प्लीज कम ऑन दैट स्लाइड नंबर 13?
ओके जस्ट अ सेकेंड 13 ओह गॉड सर जल्दी जल्दी पूछा ओके हीमोग्लोबिन का हाँ, आप फ्लो में थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ सर यहाँ बोलो पर, हाँ सर, यहाँ पे सेकेंड वाला जब हमने इलेक्ट्रोप्लॉट किया है तो वो जो हेट्रोजाइगस ए का है, उसमें वो 2 लेयर कैसे दिख रहा है, बाकी और किधर बाकी किधर सब सेट। किधर हाँ, ये जहाँ पे आप कह इधर रहे ना हो। करेक्ट, ये हाँ। वाला ना हाँ हाँ। तो इसमें देखो ये अगर इधर देखोगे तो ये नॉर्मल जीन है ठीक है नॉर्मल आप में और हम में नॉर्मल है ठीक है तो ये नॉर्मल आपके आरबीसीज बनाएगा ठीक है तो इसका जीनोटाइप ए है ठीक है बीटा ए बीटा ए ठीक है और अगर आप सिकल सेल अनेमिक पेशेंट देखोगे उसमें क्या है होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स है तो ये बीटा बी जीन्स है ठीक है क्योंकि ये दोनों भी होमोजाइगस है दोनों भी रिसेसिव है इसलिए इनको एनेमिक अनीमिया होता है बट जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसमें बीटा ए है एंड बीटा बी है मतलब क्या दोनों भी जीन्स है मतलब दोनों भी जीन्स आपको इधर दिख सकते हैं समझ रहे इधर ये दो अलग जीन्स है ठीक है एक बीटा ए है और एक बीटा बी है इसलिए इसको ये हीमोग्लोबिन को आप देख सकते हो इधर समझे यस सर। ओके और कुछ क्वेश्चंस पूछना है किसी को सर समझ वो में आया डॉ- सब अच्छा हाँ पूछो सर वो डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस में आपने कहा कि वो रैबिट में थर्ड पे आता है, तो वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है या फिर वो बस रैंडम नेचुरली हो जाता है? या अच्छा अभी ये किसके वजह से होता है मैंने एकदम डिटेल में गया नहीं हूँ मैं बट इट वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स तो इसमें बताया गया कि एक थर्ड एंटीजन भी जनरेट होता है इट में प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एडवांटेज ओवर अदर्स ठीक है अच्छा, ओके थैंक यू सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है यस ओके सो नेक्स्ट है एक मिनट में आता हूँ ओके सो इधर ओके सो दिस बुक इज ऑफ नोस्टाड आपको अगर दिख रहा रहेगा नोस्टाड लिखा हुआ है इधर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स ठीक है सो यू हैव टू रेफर दिस एंड आई होप यू हैव दिस ई बुक और बुक नो सर नहीं है यस ओके सर, इट्स देयर, यू हैव अपलोडेड ऑन गूगल क्लासरूम सर। है ना यस सर। ओके सो प्लीज रेफर गूगल क्लासरूम आपको उधर मिल जाएगा ठीक है ओके एंड ऑब्वियसली इन नेक्स्ट सेमेस्टर जो कि आपको वो भी 2 महीने में कंप्लीट करना है तो उसमें भी आपको नोस्टैड ही मेन रेफरेंसेस है ठीक है फिर आई जेनेटिक्स से वी विल बी अपग्रेडिंग टू नोस्टैड बुक ओके ये इधर है ओके सो इसमें हम लोग देख रहे क्रोमोसोम डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ठीक है थोड़ा स्पीड में देखेंगे क्योंकि आई थिंक ये तुम लोग को हुआ रहेगा नहीं हुआ रहेगा आई डोंट नो बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ ओके सो अभी हम लोग ने एडिशन एंड डिलीशन म्यूटेशन देखा था ना इंटेल्स बोले जाता है इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशन बट वो जीन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग इससे पहले जितने भी हम लोगों ने यूजी में पढ़ा रहेगा या इससे एमएससी में भी पढ़ा रहेगा वी वे टॉकिंग अबाउट वन न्यूक्लियोटाइड ठीक है वन न्यूक्लियोटाइड या कुछ सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बट इधर जब हम लोग बात कर रहे हैं डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं सो इट इज लाइक 1000 बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं ठीक है और अगर वो डिलीट होता है तो उसके वजह से क्या फिनोटिपिकली क्या आपको क्या बोलते हैं वो उसका इफेक्ट आराम से दिखेगा ठीक है और इसमें से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं ठीक है ओके सो मिसिंग क्रोमोसोम सेगमेंट इज रेफर्ड टू एज डिलीशन और डिफिशियंसी ठीक है अभी हम लोग क्रोमोसोम लेवल की बात करें मिसिंग क्रोमोसोम एक पूरा जो सेगमेंट्स रहता है ओके आपको पता है क्रोमोसोम को कैसे लेबल किया जाता है पी एंड क्यू क्या रहता है व्हाट इज पी व्हाट इज क्यू अच्छा इधर आ जाते हैं हम लोग ओके
ये पता है आपको क्रोमोसोम का? तो दिस इज रिफर्ड एज पी, ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड ये सेंट्रोमियर है बीच में, ठीक है। सेंट्रोमियर का प्लेसमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ये मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है, वो आप थोड़ा पढ़ लो उसके बारे में। तो ये पी आर्म बोला जाता है और इसको बोलते हैं क्यू आर्म, ठीक है। और फिर इसमें सेगमेंट्स रहते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसके लिए मैपिंग इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसको 1 2 3 ऐसे करके दे सकते हो, ओके। तो ये समझ लो ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म है, ठीक है। नीचे वाला हमेशा क्यू आर्म रहता है, ओके। समझ रहे क्या ऊपर से जा रहा है? क्योंकि अभी ये थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा। ओके चलो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, अभी क्रोमोसोम लेवल पे क्रोमोसोम के सेगमेंट्स उड़ रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट्स के सेगमेंट्स उड़ रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? आप साइटोजेनिक या कैरियोटाइपिंग करके देखो तो आपको फटाक से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा सेगमेंट्स उड़े हैं तो कैरियोटाइपिंग से पता चल जाता है, बट अगर बहुत कम सेगमेंट्स उड़े हैं तो कैरियोटाइपिंग से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये साइटोलॉजिकल एनालिसिस से आपको समझ नहीं आना, ठीक है, ठीक है। तो डिलीशन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स मेक पार्ट ऑफ जीनोम हाइपोप्लॉइड। हाइपोप्लॉइड मतलब नॉर्मल से भी कम क्रोमोसोम है, ठीक है। हाइपो मतलब कम, प्लॉइड मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डिलीट होते हैं क्रोमोसोम सेगमेंट्स तो उसको हाइपोप्लॉइड बोल सकते हैं, या द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। दिस हाइपोप्लॉइडी मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटिपिकली दिख सकता है, और अगर कभी फिनोटिपिकली दिखेगा जब जो सेगमेंट जो उड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जिसमें कम सेगमेंट्स उड़ते हैं, ठीक है, या डिलीट होते हैं, ओके। इन दिस केस अ क्लासिकल एग्जांपल है क्रीडूशा, ओके। क्रीडूशा, ये चाट नहीं बोलोगे, हाँ? चाट तुम्हारा खाने वाला चाट नहीं है, ये इसका ये फ्रेंच ओरिजिन है, क्रीडूशा, ओके, ओके। एंड ये इसका मतलब लिटरल मतलब क्या है? क्राई ऑफ द कैट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पेशेंट रहते हैं वो जब रोते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्ली रो रही है, ठीक है, ओके। सो ये अभी डिलीशन किधर हुआ है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है। और इसको अगर आप पर्टिकुलर देखना चाहोगे तो इसमें देखो 46 इन डेल 5p14, ठीक है। तो अगर देखोगे जो डिलीशन है वो 5th क्रोमोसोम में है, पी, ओके, डिलीशन 5th क्रोमोसोम में, और वो पी आर्म में है, और 14 सेगमेंट्स उड़ गए, 14th सेगमेंट उड़ गया, ठीक है, ओके। सो अगर इधर देख पा रहे हो, इधर देखो लेफ्ट साइड में ये कैरियोटाइपिंग है, और कैरियोटाइपिंग हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, कैरियोटाइपिंग में जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, और सबसे छोटा क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 21 है, ठीक है। देखो ये क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखो, अगर देखोगे ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा 2 है, फिर उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 4 है, 5 है, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 21 क्योंकि वो पहले उसको कर दिया था गया था, और 22 बाद में आई थिंक डिस्कवर किया, ओके। सो अगर तुम लोग देखोगे तो कैरियोटाइपिंग से अगर नहीं डिटेक्ट होता, एग्जाम्पल ले लो, तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय अनदर मॉलिक्यूलर मेथड्स। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर दिखा रखा है, ठीक है, इधर देखो, ये कुछ फ्लोरेसेंट डाई जैसा दिख रहा है, ठीक है। इधर फ्लोरेसेंट डाई नहीं है, मतलब हम लोगों ने क्या किया, इधर ऐसे डीएनए सेगमेंट्स लिए, ठीक है, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज सेगमेंट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उधर जाके बाइंड हो जाएगा, बट जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम है उधर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करने वाला, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके चिपक, इधर चिपक जाएगा बट इधर चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो जो डीएनए है उसमें ऑब्वियसली फ्लोरेसेंट डाइज अटैच्ड है। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये हम लोग को समझ गया। बट इधर क्या है, इधर क्रोमोसोम उड़ चुका है, तो ऑब्वियसली इधर अटैच करने के लिए कहीं जगह नहीं है, ठीक है। सो इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो सीक्वेंसेस है वो उड़े, एंड अ पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम क्रीडूशा, ठीक है, क्रीडूशा, ओके। हाँ, अच्छा, ये कैरियोटाइप 46 बोला है, मतलब इसमें नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। 23 सेट्स बोलते हैं ना, और बोलते हैं 23 × 2, तो 46 क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को, ये ऊपर से गया? बाकी लोगों को नहीं गया? ओके। ओके, अभी जैसे हम लोगों ने डिप्लीशन बोल रहा हूँ, डिलीशन देखा, वैसे ही देयर इज डुप्लीकेशन, ठीक है। और डुप्लीकेशन में क्या होता है, साइट्स डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है, और सेगमेंट्स डुप्लीकेट होते हैं, साइट्स नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स की बात नहीं कर रहा, छोटा नहीं, अभी बहुत लार्ज स्केल में देख रहे हैं हम लोग, तो सेगमेंट्स डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। और ये डुप्लीकेटेड सेगमेंट्स किसी और क्रोमोसोम को जाके चिपक सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लॉइड, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसको हाइपरप्लॉइडी बोला जाता है, ठीक है। और ये भी फिनोटिपिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो जैसे राइट साइड में देख रहे हो, दिस इज हाइपरप्लॉइडी, जिसमें देखो ये जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो वो इधर आके चिपक गए, ठीक है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। ओके, तो डुप्लीकेशन का अगर तुम इफेक्ट देखोगे तो ये इसका ड्रोसोफिला में सब बहुत ज़बरदस्त, इतना सारा काम किया ड्रोसोफिला के ऊपर, ये अभी वो ओवर यूटिलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओके। सो इधर देखो, डिलीशन, ओके, इसको एबरेशन बोला जाता है, ओके। तो डुप्लीकेटेड सेगमेंट्स ऑफ ये, तो खाली ये अगर आप ये भी देखोगे इसका, ठीक है, तो इसमें आपका देर आर अराउंड कितने 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखे बोल लेते हैं, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं ड्रोसोफिला में, ठीक है। एक मिनट, हाँ, देखने दो किधर है, कहीं तो पढ़ा था मैंने, ठीक है। सो खाली अगर आप देखोगे वाइल्ड टाइप, तो इसके आंखें देखो काफ़ी बड़े, ठीक है, वाइल्ड टाइप है, काफ़ी बड़े आंखें, और इसमें ई रहता है, एफ रहता है, और उसमें 15 16, और फिर उसके बाद ए एन बी रहता है, ठीक है, ओके। तो इधर जो हो रहा है वो दैट इज नथिंग बट डुप्लीकेशन फॉर रीजन 16A, 16A का डुप्लीकेशन हो रहा था, इधर ये 16 दिख रहा है और A, ठीक है। तो ये जो ये पार्ट है, जीन है, इट विल बी डुप्लीकेटेड। और थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ध्यान पे देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर, ओके। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये ई एन एफ है, ये तुम्हारा 15 और 16 है, 16 के अंदर फिर अंदर आ जाता है 16A एंड B। इधर क्या हो चुका है, इसका डुप्लीकेशन इवेंट हुआ है, और इधर क्या हुआ, ट्रिप्लीकेशन इवेंट हुआ है, देखो 16A, तो A ये है, ठीक है, और इधर क्या है, ये 16 और A और A, तो मतलब डुप्लीकेट हो चुका है। और इधर 16A A और A, मतलब 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है, ट्रिप्लीकेट हो गया। अभी इसका इफेक्ट आपको फिनोटाइप पे दिख जाएगा ड्रोसोफिला के आईज पे, ठीक है। तो ये देखो, ये आईज सबसे बड़ा, ये नॉर्मल आईज है, फिर ये देखोगे तो ये एबनॉर्मल आईज है, और ये तो और ही छोटा आईज है,
ठीक है, ओके। और ये इफेक्ट एक्चुअली नेचुरली भी दिखते हैं ड्रोसोफिला में। कैसे? इफ ड्रोसोफिला इज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ म्यूटेजेंस, ओके, जैसे लैब में जो ये म्यूटेजेंस क्रिएट किया था, इट इज वाज यूजिंग एक्सरेज, ठीक है, यूवी रेज, एक्सरेज। उसके वजह से क्या हुआ था? डुप्लीकेशन इवेंट हुआ था। ओके, इधर आप पढ़ सकते हो। आप ये इधर से जो पेज है रेफर कर सकते हो, 143 पेज नंबर इधर से है, ओके। और अगर ये बुक से देखना है, बुक से, तो 124 पेज नंबर से आप पढ़ना चालू करोगे, 125 एंड 126, ठीक है। होपफुली समझ में आया आपको एडिशन एंड डिलीशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर से गया। ओके, एक मिनट, इधर है। तो इधर देखो, एक काफ़ी अच्छा बता रखा है कि जो ये डिटेक्शन है इसका ऑब्वियसली आपको यूज़ करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड्स, जिससे आप ये जो चेंजेस है जीन्स में या जो सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, उससे पता चला सकते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो मैमल्स में काफ़ी बार डुप्लीकेट हो चुका है, टैंडमली डुप्लीकेट हुआ है, मतलब इट इज़ डुप्लीकेटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये एक तरफ का बेनिफिट है, मतलब आपको ये अगर एक जीन बंद भी हो गया तो दूसरा जीन से इज अवेलेबल ताकि प्रोटीन बन सके, ओके। ये जीन डुप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन इवेंट था, एंड ये एक टाइप का सोर्स ऑफ वेरिएशन है फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, और जैसे मैंने पहले बताया था, जो आपका फ्रूट फ्लाई है उसके पास 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। उसमें से एक पेयर तो उसका सेक्स क्रोमोसोम हो गया, 2 लार्ज पेयर्स होते हैं मेटासेंट्रिक ऑटोसोम्स होते हैं विद अ सेंट्रोमियर मिडिल एंड अ स्मॉल डॉट लाइक ऑटोसोम। तो एक आपके 2 पेयर लार्ज हो गए, और एक जो है बचा है वो डॉट लाइक ऑटोसोम है, मतलब छोटा है, काफ़ी छोटा है, ठीक है। ओके, सो इधर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, फिर ड्रोसोफिला विरिलिस है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ जीनोम है, बट देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन इज वन ऑफ द रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन में क्या होता है आपका? अगर आप इधर देखोगे, लेफ्ट साइड में जीन देखो, ओके। तो इधर देख रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है आपका? इसमें भी 2 टाइप की इन्वर्जन है। तो अगर देखो, ये ए सेगमेंट है, बी सेगमेंट है, सी डी ई एंड एफ, एंड ऑब्वियसली सेंट्रोमियर जी एंड एच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेगमेंट कट हो जाता है, इधर से जो एरो से कट हो गया, इधर भी कट हो गया, ठीक है। और वो क्यों कट होता है? बिकॉज ऑर्गेनिज्म में भी एक्सपोज टू फिजिकल म्यूटेजेंस लाइक यूवी रेज, एक्स रेज हो गए, ठीक है, ओके। तो इसके वजह से क्या होता है, इधर डीएनए डैमेज हो जाता है, मतलब कट हो जाता है। और जब डीएनए रिपेयर होता है तो ये इन्वर्ट हो जाता है, 180 डिग्रीज इन्वर्जन मारता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन चेंजेस, तो इधर का जो जी है इट इज अटैच टू डी, ठीक है, नॉर्मल नहीं है। और ये ई है, ये अभी डायरेक्टली एच को अटैच कर रहा है, ओके। सो इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। क्यों पेरीसेंट्रिक? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, ओके। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा? बता दो, समझ रहे कि ऊपर से गया? वापस मैं बोलता हूँ, इधर अगर तुम देखोगे
तो जो जीन है, ओके, ये वाला जीन है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली ABCDEFGH, ठीक है, ऐसे ओरिएंटेशन में, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। ओके, सो ये लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन में। ओके, अभी इसमें क्या है, डीएनए डैमेज हुआ और बायोलॉजिकल म्यूटेजन से एक्सपोज हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोजिशन इवेंट हुआ। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक आईएस एलिमेंट इधर है और एक आईएस एलिमेंट इधर है, ठीक है, ट्रांसपोजेस बना और ये कट हो गया और ये दोनों उड़ गए, और फिर ये जो जी है इट अटैचेस टू दिस साइड और ई 180 डिग्री टर्न मार के एच को अटैच करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट करना, किसी चीज को इन्वर्ट करना। तो इधर क्या इन्वर्ट हुआ है, जीन के सेगमेंट्स, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स इन्वर्ट हुए, ठीक है। व्हेन क्रोमोसोमल सेगमेंट्स इन्वॉल्व सेंट्रोमियर ड्यूरिंग इन्वर्जन प्रोसेस, और सेंट्रोमियर का जो पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर भी इंक्लूडेड है तो इसमें ऑब्वियसली इसको बोलेंगे इट इज अ पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ओके, फिर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज नाउ पेरीसेंट्रिक, देखा तो पैरा क्या है, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, तो सेंट्रोमियर का पोजीशन वही का वही रहेगा एंड इट इज नॉट अफेक्टेड। तो इधर क्या हो रहा है, बी से लेके या इधर सी से लेके ई तक जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो इन्वर्ट हो गया, 180 डिग्री टर्न मारा है। तो सी अभी आपको इधर एफ के बाजू में दिखेगा और जो ई जो पहले एफ के साथ था वो अभी बी के साथ दिखेगा। तो उसने कट करके पूरा का पूरा इन्वर्ट किया। ओके, सो अगर तुमको अभी भी समझ नहीं आया तो वी विल गो विद दिस प्रोसेस, ठीक है। ये तुम्हारा डीएनए है, ओके, एंड ये तुम्हारा ये सेगमेंट है, ठीक है। ओके, इधर मैं इसको ए लेबल कर देता हूँ, इसको मैं जेड लेबल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, कोई भी सेगमेंट्स होने में। अभी क्या हुआ कि आपका जो डीएनए है उसमें इन्वर्जन इवेंट हुआ है। इन्वर्जन इवेंट कैसे हुआ कि आपका जो डीएनए है उसने 180 डिग्रीज टर्न मारा है, ठीक है। तो ये सॉरी, इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो ये वाला जो सेगमेंट है इट इज नाउ अटैच टू दिस साइड। सर यस, सॉरी 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 सॉरी, ओके, वाइट बोर्ड में आ गया था मैं। ओके, सो अगर ये सेगमेंट है तो ये इधर देखो, ये ए है इधर और ये जेड इधर है, ठीक है, और ये सारे सीक्वेंसेस है, ठीक है, इधर। इसका हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग को इन्वर्शन से मतलब है, ठीक है। तो इधर जो क्लीवेज जो है वो आपका एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज या ट्रांसपोजिशन इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो नाउ दिस जीन विल बाइंड टू दिस साइट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ए विल बाइंड टू दिस साइड, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसको 1 लेबल कर देता हूँ, इसको 2 लेबल कर देता हूँ, तो ये अभी ए 2 के बाजू में आ गया, ठीक है, और बी जेड 1 के बाजू में आ गया, ठीक है, जेड, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट इन्वर्जन। अभी इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। पेरिस पैरा 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 पैरासेंट्रिक। और अगर इसमें फॉर एग्जांपल सेंट्रोमियर रहता, ओके, सेंट्रोमियर रहता तो ये भी इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है तब मैं उसको बोलूंगा पेरीसेंट्रिक, ठीक है। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ तो मेरे पास एक्सपी पेन नहीं है अच्छा खासा, ओके।
सो ओके, समझ रहे ऊपर से क्या? अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है तो पेरीसेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो पैरासेंट्रिक। ओके, समझ रहे? ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, सेगमेंट्स डिटैच हो रहे एंड वापस रीअटैच हो रहे। ठीक है, डिटैच हो रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं, और वापस अटैच कर रहे हैं बट एट डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, ओके, किधर गए भाई? ओके, सो इसके बारे में दिया हुआ है इन्वर्शन के बारे में, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये भी एक टाइप का आपका क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोसेस करता है, इन्वर्जन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। एंड ये भी एक टाइप का इवोल्यूशन इवेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एंड ऐसे साइटोजेनिसिस्ट ने साइटोजेनिक इस पे एनालिसिस करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट पे स्टडी की है। ठीक है, एंड दोज वही क्रोमोसोम पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जो एक्चुअली डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसको ओरिएंटेशन को रीओरिएंट करने के लिए अलग चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो इधर नॉर्मल क्रोमोसोम दिख रहा है तुमको, और ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम है या इन्वर्टेड क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जब ये मियोसिस में एक साथ आता है, ठीक है, मियोसिस में एक साथ आता है, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एक साथ पेयर होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मियोसिस में अगर इन्वर्टेड क्रोमोसोम और नॉर्मल क्रोमोसोम एक साथ आएंगे, तो जो इन्वर्टेड क्रोमोसोम है वो एक लूप क्रिएट करेगा। ठीक है, लूप क्रिएट करेगा। अब लूप कैसे क्रिएट करेगा, मैं एक बार तुम लोग को वाइट बोर्ड में बता देता हूँ। इधर ओके, सो फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, तो इधर ये स्ट्रेचिंग आता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ और जी। ओके, इधर भी ये दूसरा सेगमेंट है। ठीक है, इधर भी जी है, इधर भी एफ है। ठीक है, इधर भी ए है, इधर भी बी है। ठीक है, बट अगर तुम लोग देखोगे ये क्या हो रहा है अभी, ये रिवर्स ओरिएंटेशन में था, तो इधर क्या होता है, ये पूरा लूपिंग बना के आता है ऐसा, और इधर से जुड़ता है। समझ रहे? तो अभी क्या है, लूपिंग बनाने से क्या हो गया, ई के साथ आ गया, डी के साथ आ गया, एंड सी के साथ आ गया। समझा ये? तो ये लूप बना रहा है। ठीक है, लूप बना रहा है, ई के साथ आ गया, डी के साथ आ गया, सी के साथ आ गया। समझा ये? ओके, ओके, नेक्स्ट है। ठीक है, तो ऐसा मियोसिस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, और एक्चुअली ट्रांसलोकेशन है कि नहीं वो मैंने देखा नहीं, आई थिंक है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो मैं ये भी पढ़ा देता हूँ। अभी ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम है, सेगमेंट है, वो पूरा जंप करता है दूसरे क्रोमोसोम में। ठीक है, एक सेट एक है वो पूरा का पूरा जंप करता है दूसरे क्रोमोसोम। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और अगर तुम लोग देख पा रहे हो, तो ये देखो, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इधर दिख रहा है नॉर्मल क्रोमोसोम।
सॉरी इधर, ओके। सो इधर नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, जंप हो रहा है, सेगमेंट्स, क्रोमोसोम के सेगमेंट जंप कर रहे हैं, छोटा सा जीन नहीं जंप कर रहा, पूरा सेगमेंट जंप कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम है, ओके, और ये ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी इधर देखो, देखो ये पूरा वायलेट है, ये पूरा ग्रीन है, ठीक है, और ये ग्रीन है जो ट्रांसलोकेटेड है, इसका पार्ट, इधर का पार्ट जो है, थोड़े से पार्ट ये इधर चला गया, और इस ये वाला जो छोटा सा पार्ट था वो उधर चला गया, मतलब दोनों ने एक्सचेंज किया है सेगमेंट्स का, ठीक है, दोनों ने सेगमेंट्स का एक्सचेंज किया, बट देर इज नो लॉस ऑफ क्रोमोसोम, सेगमेंट जो क्रोमोसोम का कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अगर क्रोमोसोम का लॉस होता तो फिर मैं बोल देता है कि इट इज अ डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है, डिलीशन, ओके। बट इधर क्रोमोसोम का लॉस नहीं हो रहा, सेम लेंथ वाइज हो सकता है, सेम हो, अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन से भी काफ़ी सारे डिजीजेस होती है, ओके। एंड ये जो ट्रांसलोकेशन है, इट इज बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ओके, और देर इज नो नेट लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द इवेंट इज रिफर्ड एज रेसिप्रोकल ट्रांसपोजिशन, ट्रांसलोकेशन, सॉरी। तो एक सेगमेंट वो दे रहे हैं, एक सेगमेंट दूसरा क्रोमोसोम दे रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज कर रहे सेगमेंट्स, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो मैं इतना अभी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये थोड़ा डीप में है, एंड उसके ट्रांसलोकेशन के भी टाइप है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो तुम लोग को अभी नहीं आने वाले, बट यू कैन स्टडी फॉर आगे हायर लेवल एग्जामिनेशन। तो जैसे इधर देखो, टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ओके, एंड इनमें क्या हुआ, एक्सचेंज आया, ओके, मतलब ट्रांसलोकेशन इवेंट हुआ। तो ये देखो, ये अभी जो क्रोमोसोम हो गया वो ये क्या हो गया, इतना बड़ा बन गया, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। दिस में भी लॉस्ट, मतलब ये क्रोमोसोम को डिलीट, मतलब विद रेप्लिकेशन साइकिल ये लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस होते जो कि इसके वजह से होता है, ट्रांसलोकेशन के इवेंट से, ठीक है। ओके, तो इधर जो ट्रांसलोकेशन है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो, ट्रिपल एक्स, सॉरी डबल एक्स वाई मेल्स भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, और ये वाई के पास कुछ नहीं, ओके। तो इधर ये दोनों भी एक्स आ गए, एक साथ, एक दोनों एक्स एक साथ आ गए, और इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो और अगर इधर y रहेगा तो ये y ही रहेगा, ऑब्वियसली दिस, अगर y x के साथ नहीं जाएगा तो ये लीथल हो जाता है, इसमें डेड होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इधर 2x है, इधर 1x है, तो ये ट्रिपल x बन गया, और फिर ये XO बन गया, वाइल्ड टाइप हो गया, ठीक है, और ये डबल XY हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिपल x एंड डबल XY ये एक टाइप के इंडिविजुअल्स रहते हैं, जैसे डबल एक्स वाई जो है इंडिविजुअल, जो मेल है एक्चुअली, बट इट विल शो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इधर ट्रिपल एक्स है, बट इधर आई थिंक इतना नहीं होता, क्योंकि जो बार बॉडीज है, इफ़ यू नो अबाउट बार बॉडीज, पता है बार बॉडीज क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हाट इज बार बॉडीज? सो बार बॉडीज क्या करते हैं, जो एक्चुअली इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फीमेल्स, ठीक है, इन्फेंट्स के लिए, इन्फेंट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, या जेंडर डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक एक्स रहेगा और एक वाई रहेगा तो मेल रहेगा, अगर दो एक्स रहेंगे तो फीमेल होंगे, ठीक है। आप इससे रिवर्स भी कर सकते हो, आप इधर बार बॉडी प्रोटीन्स देख सकते हो, कितने प्रोटीन है,
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एग में अगर आपको बार बॉडी दिखता है प्रोटीन, तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ फीमेल है, ठीक है। अगर आपको बार बॉडी नहीं दिखता है तो ये मेल है। ओके, सो बेसिकली बार बॉडीज आर एसेंशियल फॉर bar bodies is essential for silencing of bar bodies are essential for silencing of 1x chromosome। okay? तो फीमेल्स के पास 2x क्रोमोसोम्स रहती है, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम बंद किया जाता है, ठीक है, और दूसरे एक्स क्रोमोसोम को चालू रखा जाता है। ठीक है, क्यों चालू रखते, क्यों नहीं चालू रखते, वी विल डिस्कस एंड गेट इन डीप डिटेल्स इन नेक्स्ट सेमेस्टर। बट इन दिस सेमेस्टर खाली ये पता कर लो कि जो बार बॉडीज है इट इज़ फाउंडेड इन फीमेल्स। ठीक है, तो इधर आपको बार बॉडीज एक ही दिखेगा, ठीक है, बट इन ट्रिपल एक्स, ओके, फीमेल्स, इसमें आपको इंस्टेड ऑफ 1 बार बॉडी यू विल ऑब्जर्व 2 बार बॉडीज, क्योंकि ये दूसरे एक्स को भी बंद करना पड़ेगा। ओनली फीमेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम्स वर्क करता है एंड दूसरे एक्स क्रोमोसोम बंद रहता है। वेयर इज इन मेल्स एक एक्स रहता है एक वाई रहता है, ऑब्वियसली देयर इज नो कॉम्पिटिशन, तो ये भी वर्क करता है और ये भी वर्क करता है, ठीक है। एंड अगर तुम लोग देखोगे तो वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन्स रहते हैं इन कंपैरिजन टू एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स रहते हैं, ठीक है, अराउंड 1500 कुछ जीन्स रहते हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और मेल्स में जो वाई क्रोमोसोम है उसमें हार्डली आई थिंक 100 अप्रॉक्सीमेटली 100 रहेगा या उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। 30 शायद होते हैं, ऐसा कुछ तो सुना है, 30 to 50 के बीच में जीन्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। एक बार इसको डेटा को चेक कर लेना, ठीक है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट ये पता है कि एक्स क्रोमोसोम में ज़्यादा रहता है एंड वाई क्रोमोसोम में कम जीन्स रहता है, ओके। ठीक है, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो ट्रिपल एक्स है, X3 टाइम एक्स क्रोमोसोम है, तो उनका एक पर्टिकुलर मतलब जो इंडिविजुअल्स में रहते हैं उनका एक पर्टिकुलर उनको डिजीज में कैटेगराइज किया जाता है। तो यू हैव टू यू कैन गो यू कैन नो जस्ट रीड अबाउट दैट, ओके। एंड XXY जो है उनको भी एक पर्टिकुलर डिजीज में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। YO इज नॉट लीथल, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो ये लीथल हो जाता है, ठीक है, तो इसमें डेथ हो जाती है, ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो फ्यूजन इवेंट हुआ है इधर, ये है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसमें 2 नॉन होमोलोगस रीजन्स है वो ये अटैच कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। समझा ये कि ऊपर से क्या बता दो, मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा है समझाने के लिए। एक मिनट, ओके। सो ये वाला जो ट्रांसलोकेशन इवेंट है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। तो इसमें देखो साइज एंड शेप अलग अलग है, इसको आप पढ़ सकते हो, इसका भी एक पर्टिकुलर डिजीज है ह्यूमंस में, ठीक है। सो होपफुली सबको समझ में आया है, ओके। एंड वी विल बी स्टॉपिंग हेयर एंड जितना